मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये किसका पार्ट है? काइनेमेटिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे। बहुत मस्त पढ़ेंगे और बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं भाई। जहां पे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वहां डिराइव भी करवा दूंगा। ये नहीं कि बोर्ड का एग्जाम को जो डेरिवेशन वो करवाऊं। इसलिए ध्यान से सुनना सर क्या बोल रहे हैं। जो हिंदी में समझाता हूं उसको हिंदी में ही नोट्स बना दिया करो। एंड हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट नोट्स। अपने हाथों से लिख के बनाओ। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो पछताओगे आप ही। ठीक है, तो मेहनत करना है भाई और सब कुछ पढ़ते जाना। धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मोशन का मतलब क्या। मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम खड़े हो और तुम किसी चीज को देख रहे हो। अगर तुम उस चीज को देख रहे हो और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है और उस चीज की, जिस चीज को आप देख रहे हो उसकी जगह बदल रही है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है। और उसको अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? मोशन बोल देते हैं। अगर उस चीज की जगह नहीं बदलती है जो आप देख रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। क्या है? बॉडी रेस्ट में है। और अगर उस चीज की जगह बदल रही है तो आप क्या बोलोगे? वो बॉडी मोशन में है। अब ये मोशन और रेस्ट सिर्फ आपके देखने पे डिपेंड नहीं करता, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि कौन उसको देख रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं अगर आप इस पेन को देखो, ठीक है, और मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि आपका पेन भी सर ये मूव कर रहा है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो, या फिर अगर मैं देख रहा हूं तो। अगर मैं बोलूं कि अपने इस हाथ पर ही एक आदमी को खड़ा कर दिया, बोलोगे सर आप तो मूव ही नहीं कर पाओगे। इमेजिन कर लो भाई कि थोड़ी देर के लिए मैं हनुमान जी बन गया हूं और यहाँ मेरे हाथ पे एक आदमी खड़ा है और ये आदमी भी ऐसे मूव कर रहा है। तो जिस स्पीड से, जिस तेजी से ये पेन इधर जा रहा है, उसी तेजी से ये आदमी जो इस पे खड़ा है वो भी जा रहा है। तो इस आदमी से अगर आप पूछोगे ना कि ये पेन मूव कर रहा है कि नहीं, तो वो उसको क्या दिखेगा कि नहीं मूव कर रहा है। क्योंकि जो आदमी इस पे खड़ा है वो खुद भी जा रहा है उसी तेजी से और पेन भी जा रहा है उसी तेजी से। तो क्या उसको घंटा कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बोलेगा कि ये जो पेन है वो रेस्ट पर है। पर आप क्या बोलोगे कि ये जो पेन है वो मूव कर रहा है। तो कौन सही है कौन गलत है? कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। कहने का मतलब क्या कि मोशन और रेस्ट डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में। मतलब कि वन डायमेंशनल मोशन के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है सर? मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा वो सिर्फ वन डायरेक्शन में करेगा। वन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है और तुम्हारे पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और तुम्हारे पास ये जेड एक्सिस है। इतना तो जानते हो ना भाई, तीनों तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और तो और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। सर स्ट्रेट लाइन क्या होता है? अरे स्ट्रेट लाइन मतलब भाई एक लाइन खींच दो बस, और क्या मतलब क्या कि जो बॉडी चलनी चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए और सिर्फ एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए। नहीं कि ऐसे 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 चल रहा ना भाई। ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चल रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है ना भाई, देखो ऐसे ही चल रहा है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, मोशन ऑफ अ कार। ठीक है, एक कार चल रही है, अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, और मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी। इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। मतलब एक ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है, मतलब ये ट्रेन है छुक छुक करके ऐसे करके चल रहा है स्ट्रेट ट्रैक पे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला सर? अरे भाई देखो ये स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट लाइन है, इस पे मोशन हो रहा है। तो इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, लिख लेना। रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं या फिर इसको वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। बात आई समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में, ठीक है। अच्छा सर, जगह बदलने को क्या बोलते हैं? अरे जगह मतलब क्या होता है? पोजीशन का बदलना। याद है वेक्टर्स में पढ़ा था पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीत रहा है,
अगर किसी बॉडी की पोजीशन, उसकी जगह बदल रही है तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। अगर जगह नहीं बदल रही है तो क्या बोलेंगे, बॉडी रेस्ट में है। सर इतनी बात समझ में आती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो सर। देखो अब मोशन को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स समझने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। कोशिश करूंगा कि एकदम प्यार मोहब्बत से शॉर्ट में भी समझा दूं और पूरा समझा दूं। सबसे पहला है डिस्टेंस। सर ये डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस मतलब होती है दूरी। सर इतना तो समझते हैं, थोड़ा सा सर फिजिक्स में समझा दो। बिल्कुल अपनी टुकुर टुकुर आंखों से तुरंत देखो स्क्रीन पे। सबसे पहले पढ़ो, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रांसवर्स्ड बाई अ मूविंग पार्टिकल। सबसे पहले तो अगर डिस्टेंस की कुछ वैल्यू होती है तो उस बॉडी को मूव करना चाहिए। सुनो, जैसे मान लो तुम ही खड़े हो भाई, तुम्हारे भाई साहब ये देखो तुम्हारे दोस्त हैं सोनू मोनू ठोनू। मान लो ये ठोनू जी हैं तुम्हारे पास और ठोनू जी यहाँ पे खड़े हैं। मान लो ये यहाँ पे खड़ा है और चलते 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 वो कहीं यहाँ पे पहुंच गया। तो वो जितना चला उस दूरी को अगर आप नाप लोगे तो वो कहलाता है कि ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आया? मतलब कि भाई हिंदी का वर्डवा ही क्या कर दिया है, अंग्रेजी में बोल दिया, हो गया है फिजिक्स। आई बात समझ में? मतलब आपने कितना चला वो कहलाता है डिस्टेंस। अभी इतना समझो, अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा तो दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सर पता है, हमने वेक्टर में पढ़ा है सर कि जिसके पास बस और बस मैग्नीट्यूड हो। मतलब क्या कि उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब डिस्टेंस की बात करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे कि वो कितना चला, किस तरफ चला, वो हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। अब देखो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ना, पैरामीटर मतलब दिखाने का तरीका जो होता है, फिजिक्स में उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है पहचानने के लिए। जैसे कहने मतलब किसी का नाम है सोनू, किसी का नाम है ठोनू, दोनों तो है लड़के, दोनों को कैसे पहचानोगे? एक का नाम सोनू रख दिया, एक का नाम ठोनू रख दिया। वैसे ही अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि जैसे मान लो डिस्टेंस की वैल्यू आती है 5 और स्पीड की वैल्यू आती है 5। अब इन दोनों में से कैसे बताओगे कि कौन सा स्पीड है और कौन सा डिस्टेंस है? कुछ ना कुछ नामकरण करना होगा ना। तो भाई डिस्टेंस को दिखाने का तरीका है कि इसके आगे मीटर लगा दो या फिर इसको शॉर्ट में लिख दो एम। और स्पीड को दिखाने का तरीका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? अभी और समझ में आएगी। तो डिस्टेंस का दिखाने का तरीका क्या होता है? मीटर आगे लिख दो, मीटर आगे लिख दो। जैसे बोलते हैं कि 2 kg दूध, सॉरी 2 kg आटा लिए हैं, 2 लीटर दूध लिए हैं, तो भाई लीटर और केजी ये सब क्या होते हैं? ये सब एसआई यूनिट्स होते हैं। इतना तो भाई बचपन में पढ़ोगी। वैसे डिस्टेंस को दिखाने का तरीका क्या होता है? मीटर होता है। सर बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो सर। तो मतलब डिस्टेंस को दिखाएंगे तो एम लिख के दिखाएंगे, बोलेंगे ये कितना चला, ये 5 मीटर चला। डिस्टेंस का और क्या यूनिट होता है? किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बात इतनी समझ में आती है? हाँ सर इतनी बात समझ में आती है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये तो यार बचपन की चीजें हैं, इतना समझ में आ गया। चलो सर डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझना। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या 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 डिफरेंस है। समझना, ध्यान से समझना। बस एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा समझना है। मान लो कि तुम्हारे घर से किसी अंजलि का घर यहां पर है। तुमको अंजलि के घर जाना है। यहाँ पे रहती है अंजलि, ठीक है, यहाँ पे रहते हो तुम, ठीक है, और तुमको चल के इसके पास जाना है। तुम इस रोड से जाओगे और कोई रोड है ही नहीं, ठीक है। तो रोड से ट्रैवल करते 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 तुम अंजलि अपने मित्र से पहुंच गए मिलने के लिए। बात आई समझ में? हाँ सर बात आई समझ में। चलो ठीक है। तो ये जो आप ट्रैवल किए हो, एक्चुअल पाथ मतलब एक्चुअल जो रास्ता तुम ट्रैवल किए हो, उसको अगर तुम नापने जाओगे तो कुछ ना कुछ लेंथ आएगा ना? हाँ सर बिल्कुल आएगा सर। उसी को बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई ठोनू। ये ठोनू जी हैं, ठीक है। बात आई समझ में? हाँ सर। तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सुनना मेरी बात, जहां से वो इंसान चलना शुरू किया उस पे एक पॉइंट बनाओ। यहां से चलना शुरू किया, जहां पे खत्म किया वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ करो।
सर इसके घर पे पहुंच के खत्म किया, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया। इन दोनों पॉइंट को क्या करो कि आप एक लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। चलो स्ट्रेट लाइन से। अब इस जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना। और वो इन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अरे भाई देखो, जाहिर सी बात है, आप पूरा मान लो ऐसे ऐसे चल के जा रहे हो, ऐसे ऐसे चल के जा रहे हो, और अगर एक रोड सामने से होता, डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग में होता, तो ये डिस्टेंस तो कम है ना भाई, पूरा घूम फिर के जाने से अच्छा कि सीधा चल जाते। तो सीधा चल जाओगे तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, और अगर जो एक्चुअल रास्ता है उससे चल के जाओगे और उसके दूरी को नापोगे तो वो कहलाता है डिस्टेंस। बात आ गई समझ में? हाँ सर बोलो झमाझम, और सर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो क्या करना कि जहां से वो चला है, लिख लेना इस पॉइंट को, जो लिखा हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, जहां से उसने चलना शुरू किया है उस पॉइंट, वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ करो, जहां पे उसने खत्म किया है वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ करो, और उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अगर ज्वाइन कर दिए तो उस स्ट्रेट लाइन का जो भी लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बोर्ड। बात आती है समझ में? हाँ सर बात आती है समझ में। ठीक है, चलो देखो कुछ मोर पॉइंट्स। देखो, हाँ एक चीज और बता दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब तो सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। बिल्कुल, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो सर इसका डायरेक्शन बता दो। आप बोल रहे हो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा सर, जहां से उसने शुरू किया, ठीक है, और जहां पे वो खत्म कर रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वही उसका डायरेक्शन होगा। मतलब सर, मतलब क्या कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए, दोनों स्ट्रेट लाइन तुम्हारा हो गया। इनिशियल पॉइंट यहां था, इनिशियल मतलब क्या, क्या होता है जहां से वो चलना शुरू करता है। फाइनल मतलब क्या, जहां पे उसने खत्म कर दिया। तो यहां से वो यहां चला, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए, तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, ये वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। बात आती है समझ में? हाँ सर आती है समझ में। चांद तारे फूल शबनम, मेरे बच्चों के जैसा कौन है, सभी तेज हो भाई, कमजोर नहीं, कमजोर कोई नहीं है, कमजोर है तुम्हारी सोच। ठीक है, सब कुछ निकाल दो दिमाग से, बस मेहनत करना है, मेहनत करना, अच्छी सोच रखनी है। चलो पहला पॉइंट देखते हैं क्या है यहाँ पर। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव एंड कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो और निगेटिव। कैसे सर, ये जरा समझाना। देखो, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। अरे भाई जाहिर सी बात है, मान लो तुमको यहां से यहां तक जाना है चल के, तो ये जो दूरी होगा उसको अगर तुम नापोगे तो क्या निगेटिव आएगा? नहीं सर, ये कुछ ना कुछ तो अइबे करेगा ना, 2 मीटर आएगा, 3 मीटर आएगा, 4 मीटर आएगा, तो क्या निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर आप और दूरी चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो टाइम के साथ कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता, दूरी कम नहीं होती, और वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो और निगेटिव। ये कैसे सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे निगेटिव हो जाएगा सर? देखो एग्जांपल समझाता हूं। मान लो तुम यहां से गए, यहाँ पे वी मार्ट गए, वी मार्ट गए तुम क्या खरीदने, कपड़े खरीदने गए। यहाँ तुम्हारा क्या है, ठोनू का यहाँ पे घर है, ठोनू जी का यहाँ पे घर है, ठोनू जी का यहाँ पे घर है। वो गए यहाँ से, यहाँ पे ये डिस्टेंस है 5 मीटर, यहां से गए वो यहाँ पर, वो 5 मीटर डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया। ठीक है, बात समझ में आती है सर? ठीक है, अच्छा, यहां से यहाँ गए, उन्होंने कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीद के वो दोबारा वापस यहाँ पे आ गए। इनिशियल पॉइंट क्या था ठोनू जी का स्टार्ट करने का? इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था। वो वी मार्ट गए, वी मार्ट से दोबारा अपने घर आ गए, ये पूरी जर्नी की बात हो रही है। ठीक है, तो दोबारा जब वो घर आ गए तो उनका फाइनल पोजीशन कहां पर है, वो फाइनली कहां पे रुक रहे हैं, अपने घर पे ही रुक रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो जरा, सर ने क्या बताया था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो दोनों को ज्वाइन कर दिए, को क्या कोई स्ट्रेट लाइन मिल रहा है? नहीं, और कोई स्ट्रेट लाइन मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब भी कोई भी बॉडी जहां से शुरू की मूव करना, अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट से जहां से शुरू की मूव करना, अगर कैसे घूम के ऐसे 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 से कैसे भी घूम के अगर सेम पॉइंट पे आ जाए तो समझ जाना कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बात आती है समझ में? हाँ सर बात आती है समझ में। तो सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, सर निगेटिव कैसे होगा जरा मुझे ये बता। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सुनना मेरी बात, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है। तो कभी भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पैरामीटर से आप डील कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव साइन का ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव और निगेटिव साइन का ध्यान रखना। अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो आपको साइन देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन बताना होगा। इस साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो समझाता हूं। सबसे पहले समझ लो कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस मैंने क्या बोला था, एक्चुअल लेंथ जितना उसने ट्रेवल किया। मतलब सिंपल, उसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि देख लो उसने कितना ट्रेवल किया, बस उसको जोड़ते जाओ। तो ये 5 मीटर गया वी मार्ट, फिर वापस आया अपने घर पे, 5 + 5 कितना हुआ, 10 मीटर। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर ट्रेवल किया। क्यों, क्योंकि सर डिस्टेंस क्या होता है, सिंपल दूरी होती है कि उसने कितना ट्रैवल किया है। बात आती है समझ में? हाँ सर बात आती है समझ में। तो 5 + 5 कितना हुआ, डिस्टेंस 10 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते थे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो और जो भी तुम्हारा आ जाएगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन किए तो पता चला कि सेम पॉइंट पे कॉन्साइड कर जा रहे हैं, कोई स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रहा है, और स्ट्रेट लाइन बनता तब तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब समझो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होता है। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप कभी भी डील कर रहे हो तो आपको साइन कन्वेंशन बताना ही होगा। सर साइन कन्वेंशन क्या होता है समझो। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। मतलब वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, चलो जैसे मैं बोल रहा हूं कि ठोनू जी यहां पर खड़े थे और ठोनू जी ऐसे मूव किए, तो अगर ये देखो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो अगर इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन को आपको निगेटिव मानना ही होगा। सर मैं इसको पॉजिटिव मानना चाहता हूं, इसको निगेटिव मानना चाहता हूं, मान लो आंसर सेम ही आएगा। ये नहीं कि साइन कन्वेंशन जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो तुम किसी रोड पे चल रहे हो इस तरीके से, ठीक है, चल रहे हो। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप डील कर रहे हो क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, तो आप हमेशा क्या करो, पहले साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लो। तो यहाँ तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, तो अगर जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसको पॉजिटिव मानोगे तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये, उसको आपको निगेटिव मानना ही होगा। बात आती है समझ में? हाँ बात आती है समझ में। सर मैं क्या चाहता हूं, इस डायरेक्शन को निगेटिव मान लूं और इसको पॉजिटिव मान लो आंसर सेम आएगा। देखो तो मान लो कि ये ठोनू जी हैं वो यहां से यहां पर आए, उन्होंने 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर दोबारा ऐसे आने लगे, और ऐसे अगर आने लगे तो फिर आके यहां पर रुके, यहां पर रुके आप, और ये है 2 मीटर। बताओ कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। ठीक है, सर ने बताया था सबसे पहले तो जहां से शुरू किया, इनिशियल पॉइंट ये है, वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, और जो फाइनल पॉइंट है जहां पे रुका उसके वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, तो फाइनली यहां पे वो रुका आके, ऐसे गया फिर ऐसे आके यहां पे रुका। उन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है, उसको ज्वाइन कर लो, उसका जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो इसका लेंथ कितना, 2 मीटर, तो 2 मीटर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये फाइंड कैसे किए, देखो तुमने ये पॉजिटिव डायरेक्शन माना था, ये तुमने निगेटिव डायरेक्शन माना था। ठीक है, बात आती है समझ में सर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड कर रहे हैं तो साइन के साथ हमको डील करना ही पड़ेगा। तो पहले यहां से यहां आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, +5, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है आपका, प्लस है। फिर वो यहां से यहां पे आया, ठीक है ना, यहां से यहां पे आया, तो जब यहां से यहां पर आया तो ये डायरेक्शन क्या है, देखो ये वाला डायरेक्शन अगर इधर मूव करोगे तो निगेटिव है, तो मैं 5 तो लिखूंगा लेकिन यहाँ -5 लिखूंगा कि ये वाला डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है। बात आती है समझ में, आती है। और फिर जब वो यहां से यहां पर आया तो अभी भी वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो ये वाला डायरेक्शन निगेटिव है, इधर कितना गया, -2 गया, -2, +5 -5 -2, तो +5 -5 तो क्या हो गया, 0 हो गया, और ये कितना हुआ, -2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर।
माइनस साइन क्या बता रहा है कि आप निगेटिव डायरेक्शन की तरफ 2 मीटर ट्रैवल किए हो। बात आती है समझ में? हाँ आती है। आप इसको निगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, कोई अंतर नहीं है, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। समझे? बात समझ में आई? हाँ। डिस्टेंस कितना होगा जरा बता दो। डिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं देखते हैं, बस जो लेंथ हुआ है ना उसको जोड़ते जाओ। समझे? ठीक है। सर डिस्टेंस कितना होगा? 5 प्लस 5 प्लस 2 तो कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे 12 मीटर क्या हुआ तुम्हारे पास? डिस्टेंस हुआ। ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ सकता है ना? आ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। चलो अब सेकंड पॉइंट को समझो। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन विल बी लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है सर? समझो। मान लो कि तुम एक रोड से ऐसे गए और यहां पर आए। बताओ डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा तुम्हारा जो ये एक्चुअल लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से शुरू किए यहां खत्म किए, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो डिस्टेंस है दैट विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अरे ये लेंथ कम होगा ना भाई, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। अगर मान लो आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, मतलब आपका रोड कुछ इस तरीके से, आप यहां से यहां पे आ गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? इसकी जो लेंथ होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप यहां से यहां पर आए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी। तो स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी हो गई? ये 2 मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब क्या कि या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से इक्वल होगा। तो अगर इन दोनों को एक लाइन में मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट लिखूं, डिस्टेंस इसको मैं डी से कैपिटल डी लिख रहा हूं, इसको स्मॉल डी लिख रहा हूं, तो डी बाई स्मॉल डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है ना? इसको इस साइड लाओ तो ये 1 बचेगा, और जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं ना तो ये ग्रेटर देन का साइन कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये अगर ऐसे दिखा रहा है तो वो ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो स्मॉल डी बाई कैपिटल डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर बोल रहा हूं, विल बी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? वही लिखा है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस विल बी लेस देन इक्वल टू 1, विल बी लेस देन इक्वल टू 1। बात आती है समझ में? आती है समझ में। अगर थोड़ा सा मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो मैं दोबारा से बोल दे रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस है विल बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे मैं ज्यादा क्लियर समझा चुका हूं कि डिस्टेंस या तो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तब कब हो सकता है? जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, नहीं तो हमेशा डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बात आती है समझ में? हाँ सर आती है समझ में। बोलो झमाझम और बढ़ो थोड़ा सा आगे। ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन, एकदम प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाओ, पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, सर तो है ही समझाने के लिए। सबसे पहले फिजिक्स में क्या करना है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है, वो सर्किल के अलोंग में मूव कर रहा है। ठीक है। इसका रेडियस क्या है? सर्किल का आर है। ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा है एंड मूव्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? ऐसे जा रहा है। ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू डी? वो इस सर्किल के लॉन्ग में ऐसे 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 मूव करके यहां से यहां तक डी तक आ गया, ए से डी तक आ गया। जब वो ए से डी तक आ जाएगा तो आपको बताना है भाई साहब कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो सबसे पहले चलो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। सर ने क्या बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। तो इनिशियल पॉइंट यहां था, फाइनल पॉइंट क्या है? डी पे है, तो इसमें क्या करे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए। इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो। इस स्ट्रेट लाइन का जो भी लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो निकालते हैं। तो देखो ये तो रेडियस है आर, ये भी रेडियस है
आर रेडियस ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, याद रखना, इतना तो जानते होगे भाई। तो अगर ये आर है और ये आर है और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। तो बताओ ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको, इस डिस्टेंस को x मान लो, मतलब इसको x मान लो, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, √2r आ गई। इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट √2r होगा, मतलब b नहीं हो सकता और d नहीं हो सकता। कभी भी नीट एग्जाम में बैठोगे तो ज्यादा कलाकारी मत दिखाना भाई, ज्यादा एकदम सर्कस वगैरह मत दिखाने लगना कि एकदम भयानक से हम चारों ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अगर एक आंसर निकालने से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते होंगे तो फटाक से चौथे में टिक मारना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। हाँ सर, बात समझ में आ गई, लेकिन सर यहाँ तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, तो तीसरा तो निकालना ही पड़ेगा, समझ में आती है बात। चलो देखो, अगर आप ए से डी जा रहे हो तो डिस्टेंस कितना होगा। सर ने क्या बताया था कि जो एक्चुअल लेंथ होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा डिस्टेंस। तो एक्चुअल लेंथ तुम्हारा क्या है, ये है, एक्चुअल लेंथ तुम्हारा ये है, तो इसका तुमको लेंथ फाइंड करना। ई कैसे फाइंड करे सर, देखो नहीं पता है तो बता देता हूं आपको, नोट कर लेना। अगर मान लो तुम्हारे पास एक सर्किल है और उसका सेंटर है, तो सारे रेडियस तो इक्वल होते हैं, ये कहलाता है उसका डायमीटर। क्या कहलाता है, डायमीटर। अगर मैं बोलूं कि इसका लेंथ बताओ कितना होगा, इसका, बस इसका, तो इसका लेंथ होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर, लिख लेना इस पूरे का लेंथ। इसका लेंथ नहीं बोल रहा हूं, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है, ठीक है। इतनी बात समझ में सर आती है। अगर मैं बोलूं कि जो पूरा सर्किल है उसका आधा लेंथ आपको फाइंड करना है, देखो सेमी सर्किल क्या है, सेमी सर्किल तो इतना ही बन रहा है ना। सेमी सर्किल मतलब क्या, सर्किल का आधा। सेमी सर्किल तो तुम्हारा ये है, इस सेमी सर्किल का लेंथ बताओ। तो सेमी सर्किल का जो लेंथ होगा वो कितना होता है, 2 पाई आर का जस्ट आधा, मतलब बस इतने का लेंथ अगर आप बोलोगे तो वो कितना होगा, पाई आर होगा। ये किसका है, फुल सर्किल का लेंथ, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी एंगल पे फाइंड करना है, मतलब मान लो तुम्हारा आर्क ऑफ सर्किल है ये, इतना सर्किल, आर्क मतलब क्या होता है, सर्किल का छोटा सा पार्ट, और वो एंगल बना रहा है थीटा यहां पे, और मैं आपसे बोल दूं कि बताओ इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो सुनो कितना होगा, 2 पाई आर, इसका अगर आर्क का रेडियस आर है तो, और ये सेंटर है तो, इनटू थीटा बाई 360 डिग्री। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा आपको आगे भी जाके। कितना लेंथ होगा इसका, अगर इसका लेंथ एस है, ये होगा एस इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा किस में रखना है, डिग्री में रखना है, बात आती है समझ में। तो सर हमको इसका लेंथ फाइंड करना है, इसका, ठीक है। तो देखो कि एंगल कितना बना रहा है, देखो आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ द सर्किल होता है। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये पूरा कंप्लीट सर्किल तो नहीं है, तो पूरा कंप्लीट सर्किल जो नहीं होता उसका थोड़ा सा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इसका सेंटर कहां है, सेंटर यहाँ पे, सेंटर पे अगर एंगल वो थीटा बना रहा हो तो सेंटर पे कितना एंगल वो बना रहा है, देखो सेंटर पे वो इतना एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। 90 90 90 कितना हुआ, 270 डिग्री हो गया, बस यहाँ पे रख दो। ये कितना हुआ, 2 पाई आर इंटू 270 बाई 360। कट्टम कुट्टुम करो भाई, चलो जीरो और जीरो कैंसिल कर दो, 9 से कट्टम कुट्टुम करो, 9 4 जा 36 और ये हो गया 3, ठीक है। ये कितने बार में गया भाई साहब, ये गया 2 बार में। ये कितना आ गया, 3 पाई आर बाई 2, मतलब कि तुम्हारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गई। वैसे भी देखो भाई, अगर सॉल्व नहीं भी करते तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोशिश क्या करो, बिना पेन उठाए बना दे क्वेश्चन को, एकदम धुआं धुआं कर दे। देखो सर ने क्या बताया कि हमको ये फॉर्मूला से पहले ये चीज तो पता है कि पूरे का लेंथ होता है 2 पाई और आधे का लेंथ होता है पाई आर। तो देखो भाई, आधे पूरे सर्किल का आधा ये है कि नहीं, देखो ये है कि नहीं, इतना, अरे भाई यहां से ये देखो, यहां से ये पूरा इतना आधा है कि नहीं है, तो आधे का लेंथ कितना होगा, पाई आर। और आप पाई आर से ज्यादा ट्रेवल किए हो तो पाई आर से कुछ ज्यादा ही वैल्यू आएगी ना। तो अरे भाई यहाँ तो ऑप्शन बी और डी तो एलिमिनेट हो ही चुका था, यहाँ पाई आर बाई 2 है तो पाई आर से तो कम है वो, अरे भाई उसका हाफ कर रहे हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो सी ही ना होगा। तो कोशिश किया करो कि सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे ही धुआं धुआं उड़ा दे, समझे।
पेन उठाने की जरूरत भी ना पड़े, कम से कम पेन उठाना है। आई बात समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। अब देखो कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। चलो, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ बाय कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तब की बात हो रही है। कांस्टेंट मतलब सर उसकी वैल्यू बदल नहीं रहो। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जिस चीज की वैल्यू बदल नहीं रही हो, ठीक है। तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है मैंने बता दिया, कैसे निकालते हैं? बाय टाइम। ये कब होगा? जब स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड कांस्टेंट मतलब जब स्पीड की वैल्यू बदल नहीं रही हो। मतलब मैं बोलूं कि अगर तुम 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो सर 5 किलोमीटर अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं लगातार, तब वो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा। या फिर टाइम को इस साइड लाओगे तो आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। ठीक है, याद रखना। तो ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब स्पीड कांस्टेंट हो, उसकी वैल्यू नहीं बदल रही हो। इसमें कोई भी नई चीज नहीं थी। स्पीड को यूनिट क्या होता है सर? डिस्टेंस को तो मीटर से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर से दिखाते हैं। सर स्पीड को कैसे दिखाते हैं? स्पीड को दिखाते हैं मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? मीटर बाई सेकेंड। मीटर बाई सेकेंड। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम मतलब तुम्हारा सेकंड हो गया। बात आई समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। तो मीटर बाई सेकंड को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब मीटर का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी होता है, तो कभी कभी इसको किलोमीटर में लिखा रहेगा। सेकंड को आप किस में और बताते हो? मिनट में भी बताते हो, आवर में भी बता देते हो। ये किलोमीटर पर आवर भी यहाँ लिखा हो सकता है। आवर को शॉर्ट में सिर्फ एच भी लिखा जाता है। समझ में आई बात? हाँ समझ में आई बात सर। अब सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस आपने बताया सर स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम तो स्केलर होता है। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है भाई। टाइम होता है 12 AM, 1 AM, 2 AM, उसका डायरेक्शन नहीं होता। तो भाई ये भी स्केलर और ये भी स्केलर, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आई बात समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। बोलो झमाझम। ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब क्या हुआ कि तुम्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताना होगा। ठीक है, स्पीड होता था डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हटा दो, बस डिस्प्लेसमेंट लिख दो डिस्टेंस के जगह पे, तो फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, मतलब अगर आप कभी भी वेलोसिटी टर्म यूज करोगे तो उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि आप अपने कार में बैठ के जा रहे हो और कार की स्पीड है तुम्हारी 2 मीटर पर सेकंड, तो अगर सिर्फ आप 2 मीटर पर सेकंड बोलते हो मतलब आप उस कार की स्पीड बता रहे हो। लेकिन अगर आप साथ साथ ये भी बता देते हो कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव तो कर रहा है, लेकिन सर ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपने डायरेक्शन का भी बात कर दिया, डायरेक्शन का भी आपने जिक्र कर दिया। इसका मतलब क्या कि आपने वेलोसिटी उसकी बता दी। तो वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड का बेसिक फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। बस इतना ही समझना है इसमें। ठीक है, एकदम मस्त पढ़ेंगे भाई, स्मार्ट वे से, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ओवर नहीं पढ़ना है। बस हमें क्या करना है कि 170 प्लस टारगेट करना है। 170 प्लस टारगेट करना है, 1 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में। और स्मार्ट वे से पढ़ना, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ेंगे। जितना है नीट सिलेबस में एक एक चीज कवर करो। ठीक, अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना कि एवरेज स्पीड क्या होती है। देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल। सर अभी भी तो वही फॉर्मूला पता है? नहीं, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक, डिफरेंस समझो दोनों में। आपने 5 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर ट्रेवल किया। टोटल टाइम कितना लिया तुमने? 0 से 4 सेकंड तक 4।
तो तुम्हारे पास एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम इंटरवल, मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4, तो 5/4 करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर मैं किसी इंस्टेंट पे पूछूं, किसी मूवमेंट पे पूछूं कि बताओ भाई आपने यहां से यहां तक ट्रेवल किया, यहां पर आपकी कितनी स्पीड थी, आप कितने तेजी से जा रहे थे, तो यहां पे हम लोग स्पीड बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड का टर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कि जो एवरेज स्पीड वाला टर्म है ना, वो एक टाइम इंटरवल के लिए यूज होता है, लेकिन जो स्पीड वाला जो टर्म है ना, वो एट पार्टिकुलर मूवमेंट यूज होता है। इस चीज को लिख लेना। उस स्पीड को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो आगे जाके बताऊंगा तुमको, जब आपको वेरिएबल स्पीड के बारे में पढ़ाऊंगा। तो समझ में आया, मतलब स्पीड का बात होता है किसी पार्टिकुलर मूवमेंट पे, मतलब t इज इक्वल टू 0 है तो मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो मैं आपसे बोलूं कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बताओ कि इसकी स्पीड कितनी होगी। एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे मैं उसकी एवरेज स्पीड नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक, ये टाइम इंटरवल है ना, तो इस टाइम इंटरवल के बीच में इसकी स्पीड कितनी थी, आप स्पीड नहीं बोल सकते हो, इस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज स्पीड कितनी थी ये निकाला जा सकता है। जब भी टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड टर्म का यूज करेंगे, और अगर किसी पार्टिकुलर मूवमेंट या इंस्टेंट पे बात करेंगे तो स्पीड का यूज करेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड होता है, ये निकालने का तरीका है। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो तुम्हारा क्या होगा, एवरेज स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। बात आई समझ में? बस यहाँ टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल लिखा हुआ है, वहां पे क्या कर दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दो। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है तुम्हारा वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझ में आती है बात? एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक टाइम इंटरवल के लिए टर्म यूज होगा, वेलोसिटी जो है एक मोमेंट, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए यूज होगा टर्म। समझ में आया? बस टर्म का डिफरेंस समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसका यूज, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, चलो, हाँ, क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको समझा देता हूं यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब अभी मैंने बताया, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो तुम यहां से यहां तक गए और तुम कितने तेजी से जा रहे हो, मान लो 4 किलोमीटर पर आवर के तेजी से दौड़ रहे हो, यहां से यहां तक आने में क्या तुम्हारी स्पीड बदल रही है? नहीं। अगर स्पीड नहीं बदल रही है, स्पीड हमेशा यही रह रही है, तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और उस मोशन को हम लोग बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आती है बात समझ में? हाँ सर, बात आती है समझ में। अगर मान लो तुम यहां से यहां तक गए, तो कभी 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, कभी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, कभी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, मतलब आपकी स्पीड की वैल्यू बदल रही है यहां से यहां तक आने में। कभी आप इतने तेजी से दौड़ दो, कभी इतने तेजी से दौड़ दो, कभी इतने तेजी से दौड़ दो। इसका मतलब क्या कि आपकी स्पीड बदल रही है, और अगर आपकी स्पीड बदल रही है तो आप उसको क्या बोलते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर स्पीड वक्त के साथ बदलती है, इफ स्पीड चेंजेस विद टाइम, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब जब स्पीड कांस्टेंट होगी, तो मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। चलो, अब देखते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखते हैं भाई, वीडियो पॉज करो, कौन कौन इसको बना पाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन बनाओ। ठीक, चलो देखते हैं सोल्यूशन। अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम सेंटर ओ, ओ पे एक साइकिलिस्ट खड़ा है, ऑफ ए सर्कुलर पार्क, ये सर्कुलर पार्क है तुम्हारा, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, इसका रेडियस कितना है, 1 किलोमीटर, एंड रिचेस पॉइंट पी। अच्छा, एक साइकिलिस्ट है, चलते चलते यहां पर आ गया, पॉइंट पी पे आ गया, ठीक है। आफ्टर साइकिलिंग 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस अलोंग पी क्यू, सर्कमफेरेंस क्या होता है बताऊं, सर्कमफेरेंस होता है ये मतलब जो सर्किल है ना, उसी के अलोंग में मूव करना मतलब कहलाता है अलोंग सर्कमफेरेंस मूव कराना। लिख लेना भाई, लिख लेना, ठीक है। चलो, बात आती है समझ में। अलोंग पी क्यू के अलोंग में वो क्या किया, यहां से यहां तक मूव किया, मतलब वो ऐसे आया, ठीक है। ही रिटर्न्स टू द सेंटर ऑफ द पार्क क्यू ओ, मतलब इस पाथ से फिर क्यू ओ से वो यहाँ पे रिटर्न हो गया, ठीक है।
इफ द टोटल टाइम इज 10 मिनट, मतलब उसको यहां से यहां पूरा ऐसे आने में क्या लगा, टोटल 10 मिनट का समय लगा, तो बताना है कैलकुलेट नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अब तो भाई आप मेरे तेज बच्चे बन चुके हो, चांद तारे फूल सपना, मेरे बच्चों जैसा कौन है, धुआं धुआं कर दियोगे पहला क्वेश्चन देख के। जहां से स्टार्ट किया वो पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, वहां पे पॉइंट ड्रॉ किए, जहां पे खत्म किया हुआ वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ किए, ठीक है। और उसके बीच में क्या कोई लाइन आ रही है, नहीं कोई लाइन नहीं आ रही। अरे भाई यहां से शुरू किया था, घूम के दोबारा फाइनली यहीं पे आ गया, तो कोई लाइन ड्रॉ हो रही है नहीं, और कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या घंटा होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, दूसरा पार्ट। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 बाई टोटल टाइम, मतलब 0 बाई टोटल टाइम कितना लगा है, 10 मिनट। करो 0 बाई 10 करोगे या 0 बाई कुछ भी कर दो भाई, तो तुम्हारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी पूछा है कि एवरेज स्पीड पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। देखो अब यहाँ पूछा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ गया, लेकिन एवरेज स्पीड अब 0 नहीं आएगा। देखो कैसे, क्योंकि जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो अभी भी उतना ही है, टोटल टाइम तो अभी भी 10 मिनट है। डिस्टेंस कितना होगा देखते हैं, चलो। तो देखो वो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, और यहां से यहां पे गया, तो ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, ये 1 किलोमीटर हुआ, तो 1+1 प्लस ये लेंथ। अब ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे सर, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, ये आर ही तो है, क्या लिखेंगे 2πr इंटू ये टोटल 90 डिग्री है, 90/360 करेंगे, तो कट्टम कुट्टम करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया सर, और ये जाएगा 4 बार में और ये जाएगा सर 2 बार में, ये हो गया सर πr/2। तो सर ये जो लेंथ होगा, इतना लेंथ, वो कितना होगा, πr/2 होगा, πr/2 होगा। तो ये कितना हो गया, 1+1, ये 1 था और ये 1 था, क्योंकि वो यहां से शुरू कर रहा है, ऐसे मूव करके जा रहा है, ठीक है। 1+1 प्लस आर, मतलब क्या, रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर। आर कितना है तुम्हारे पास, 1 किलोमीटर, मतलब ये हुआ तुम्हारा π×1/2। इतनी बात समझ में आती है, हाँ सर समझ में आती है। ये कितना हुआ, 2+π/2 हुआ, कितना हुआ, 2+π/2 हुआ। बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। तो टोटल डिस्टेंस तो मिल गया। ये किस में आया है, किलोमीटर में आया है। मैं चाहता हूं कि इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो मुझे मिनट को भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना आवर होगा, 1/60 आवर होगा। तो 10 मिनट में कितना होगा, 1/60 इंटू 10। तो कट्टम कुटुम यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं भाई, ठीक है। तो ये होगा 1/6 आवर। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2+π/2 बाई 1/6। पाई की वैल्यू मैं बता चुका हूं, या तो 3.14 ले लो, या फिर आप क्या लो 22/7 ले लो, ऑप्शन देख के। अगर डेसिमल में पूछा है तो 3.14 ले लेना, अगर फ्रैक्शन में पूछा है तो 22/7 ले लेना। लास्ट लेक्चर में पाई की वैल्यू मैंने याद करवाया था। ये कितना हुआ तुम्हारे पास भाई, देखो ये हुआ तुम्हारे पास 2+π/2, ये 1/6 है, तो ऊपर जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कितना होता है, देखो ये वैल्यू तुम्हारे पास आती है, ये तुम्हारे पास आती है, ब्रैकेट खोलो, कितना है 2+π/2 इंटू 6। ये है तुम्हारे पास 12+π/2 इंटू 6। ये देखो तुम्हारे पास कितना हुआ, 3π हुआ। ये तुम्हारे पास कितना हुआ, 12+3π हो गया था। चलो मैं यहाँ पे कितना रख देता हूँ, 12+3 इंटू 3.14 रख देता हूँ, पाई की वैल्यू 3.14 रख देता हूँ। अब 22/7 रख दो, तब भी वैल्यू उतनी ही आएगी डेसिमल में। तो 3 इंटू 3.14, 3.14 इंटू 3 करो भाई, तो 4×3 = 12, 4×3 = 12, एक हासिल, 3×1 = 3, ये 42, और ये 3×1 = 9, 9.42। तो मतलब 12 प्लस 9.42, ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 21.42 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपने डिस्टेंस किलोमीटर में लिया है और टाइम आवर में लिया है। यूनिट का हमेशा ध्यान में रखना। तो ये आया तुम्हारे पास एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड 0 नहीं आई, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 आई थी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में कि क्या पूछा जा रहा है, बच्चे यहाँ पे गलती
करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, बहुत सुंदर और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लिया हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। अ पॉइंट ट्रावर्स्ड, ट्रावर्स जो भी पढ़ लो, यहाँ ट्रांसवर्स्ड होना चाहिए, हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट। पहले तो मैं मान लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना है, x है। अगर दिया नहीं है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो हमेशा मान लेना कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है। समझ में आई बात। अ पॉइंट ट्रांसवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने x माना है, तो हाफ डिस्टेंस इसका कितना होगा, x/2 होगा। इतना डिस्टेंस उसने v नॉट स्पीड से ट्रेवल किया। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, v नॉट स्पीड से ट्रेवल किया। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट इतना है तुम्हारे पास, वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। हाफ टाइम के लिए मान लेते हैं कि यहां से यहां तक उसको जितना टाइम लग रहा है वो लग रहा है t नॉट। यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक उसको टाइम लग रहा है t। तो फॉर हाफ ऑफ द टाइम की अगर मैं बात करूं, तो t/2 टाइम के लिए बात करूं और t/2 टाइम के लिए बात करूं, तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब रिमेनिंग पार्ट कितना है, बस इतना है, वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। तो t/2 टाइम के लिए उसने v1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं कि इतना उसने ट्रेवल किया, एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। मतलब इस t/2 में मान लेते हैं कि हम लोग कितना किस स्पीड से ट्रेवल किया है, v2 से ट्रेवल किया। ठीक है, हाफ द डिस्टेंस नहीं बोल रहा है, हाफ द टाइम बोल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है मीन वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब मीन मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। मीन बोले कभी क्वेश्चन में या फिर एवरेज बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। ठीक है, आपको इतना बताना है क्या होगा। चलो, तो हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है मीन वेलोसिटी का। मीन मतलब एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो बॉडी तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे ही जा रही है। तो सर ने बताया था कि अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालो या डिस्टेंस निकालो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम होगा। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई साहब, टोटल डिस्टेंस आपने माना था x, चलो मान लिया x, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बाई टोटल टाइम। अब टोटल टाइम लिखो भाई। देखो, बॉडी यहां से यहां तक v नॉट स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड तो बदल नहीं रही है। यहां से यहां पे बात कर रहा हूं, a b, और इस पॉइंट को c मान लो और इसको d मान लो, a से b तक। तो a से b तक अगर स्पीड नहीं बदल रही है, तो हमको पता है कि अगर स्पीड नहीं बदलती है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, x/2 है, इनटू स्पीड यहां से यहां तक कितना है, v नॉट है, सॉरी इज इक्वल टू v नॉट, इनटू टाइम यहां से यहां तक कितना ले रहा है, t नॉट ले रहा है। तो टी नॉट यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x/2 v नॉट। तो यहां से लिख दिए x/2 v नॉट। ये टोटल टाइम आ गया क्या, नहीं सर, ये टोटल टाइम नहीं आया सर। ठीक है, अभी आगे आप फाइंड करने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा, अब वो हाफ ऑफ द टाइम के लिए देखो, हाफ ऑफ द टाइम के लिए जब वो v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, समझना कि सर क्या बता रहे हैं, तब जाके समझ में आएगा। हाफ ऑफ द टाइम के लिए वो v1 स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, हमको ये नहीं पता है, देखो ये टोटल x/2 डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है ये टोटल x/2 होगा। लेकिन यहाँ पे हाफ ऑफ डिस्टेंस नहीं बोला है बीडी पार्ट के लिए, वो क्या बोला, हाफ टाइम बोला है। तो मैं मान लेता हूं कि b से c का जो लेंथ है वो a है, और c से जो d का लेंथ है वो b है। ठीक है, तो यहां से BC पार्ट के लिए अगर मैं लिखूंगा, तो टोटल डिस्टेंस मतलब यहां से यहां डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए मैं फॉर्मूला ये लगा रहा हूं। तो स्पीड v1 इंटू टाइम, टाइम कितना है तुम्हारे पास, t/2 है तुम्हारे। ठीक है, बात समझ में आती है सर। c से d तक के लिए लिखूं तो CD पार्ट के लिए मैं लिखूंगा तो डिस्टेंस कितना है, देखो उसने b डिस्टेंस ट्रेवल किया c से d के लिए, तो b इज इक्वल टू कि कौन से कांस्टेंट स्पीड से, v2 से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना लिया है, t/2 लिया है। देखो दोनों पार्ट के लिए हाफ ऑफ द टाइम लिखा हुआ, हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू v1t/2 प्लस v2t/2। ये सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ साथ समझ में चीजें आ जाएंगी, घबराना नहीं। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की ये वैल्यू है x/2 के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर रख दो x/2 इज इक्वल टू v1t/2 प्लस v2t/2। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो
2 और 2 और 2 कट्टम कुट्टम कर दो, यहाँ से x की सॉरी t की वैल्यू तुम्हारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारे पास x बाई v1 प्लस v2। और t क्या है? t है तुम्हारा देखो यहां से यहां तक का टोटल टाइम t। तो बस इसमें ऐड कर दो टोटल टाइम में, तो तुम्हारे पास कितना हो गया x बाई v1 प्लस v2 समय लग रहा है यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक का समय आप लिख ही चुके हो। बस अब इसको सॉल्व करो, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। चलो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये क्या आया था x बाई 2v0 प्लस x बाई v1 प्लस v2। x x x कट्टम कुट्टम हो गया क्योंकि यहां से x कॉमन निकाल लोगे आप। अब देखो भाई 1 बाई एलसीएम लो तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2v0 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, ठीक है। तो ऊपर यहां कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0। अब ये भाई एलसीएम लेना भाई क्लास 5-6 का चीज है, अब इतना भाई नहीं बता सकता हूं, ठीक है ना। 5-6 की मैथमेटिक्स है भाई। अब एलसीएम निकालने नहीं आता तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कहीं यूट्यूब वगैरह से देख लेना, लेकिन एलसीएम निकालना मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, एलसीएम होप कि आपको निकालने आता होगा। ये ऊपर चल जाएगा तो ये आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 बाई 2v0 प्लस v1 प्लस v2। ठीक है, बात समझ में आती है? एक बार देख लेता हूं फिर से। 2v0 तो v1 प्लस v2 हो जाएगा, v1 प्लस 2v0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये हुआ तुम्हारे पास एवरेज स्पीड, या फिर एवरेज स्पीड बोल लो या एवरेज वेलोसिटी बोल लो, दोनों का मतलब सेम है क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, सीखते जाओ ऐसे ही। ये एटीट्यूड रखना है कि सीखना है भाई। कम क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत तगड़ी रखेंगे। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो मेहनत करते जाओ, स्ट्रगल करते जाओ, एक्सपर्ट बनोगे एक दिन। ठीक है, हाँ सर हम बनेंगे, बोलो झमाझम। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एसिलरेशन का मतलब क्या होता है। क्या देखेंगे? एसिलरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहीं भी अगर विथ टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, समय के साथ साथ वेलोसिटी कैसे बदल रही है, मतलब कि अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तभी तो चेंज की बात हो रही है। चेंज मतलब क्या? बदलना। अगर समय के साथ साथ तुम्हारे पास वेलोसिटी बदल रही है तो समय के साथ साथ कैसे बदल रही है, किस रेट के साथ वेलोसिटी बदल रही है, उस टर्म को हम लोग नाम देते हैं एसिलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। मतलब कि अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। यहां पे याद रखना वेलोसिटी टर्म यूज हुआ है। अब क्योंकि अगर वेलोसिटी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है तो एसिलरेशन भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? जिसके पास स्केलर, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो। सर स्पीड को दिखाते थे मीटर पर सेकंड से, एसिलरेशन को कैसे दिखाते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये क्या है? एस स्क्वायर मतलब क्या? डिस्टेंस स्क्वायर नहीं, सेकंड स्क्वायर, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर तुम एसिलरेशन का बेसिक फॉर्मूला पूछोगे ना तो एसिलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको ए से अगर मैं दिखाऊं तो ए वेक्टर मैं लिख सकता हूं, क्योंकि क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इज इक्वल टू डीवी वेक्टर बाय dt। बाप रे बाप सर, ये क्या लिख दिए? डीवी वेक्टर बाय dt। अगला लेक्चर कैलकुलस पर ही होगा, बस अभी बेसिक फॉर्मूला इसका लिख लो कि एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी वेक्टर बाय dt होता है। ठीक है ना, बस इतना समझ लो अभी भाई। ठीक है, अभी चकराना मत, अभी नेक्स्ट मैं जब कैलकुलस पढ़ा दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अभी बस इतना नोट कर लो। ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग। रेट ऑफ चेंज ऑफ वी क्या है? वी है तुम्हारे पास वेलोसिटी, और ऊपर एरो लगाया मतलब वेक्टर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी क्या है? टाइम को डिनोट कर रहा है। इज कॉल्ड एसिलरेशन, इज कॉल्ड एसिलरेशन। अगर स्पीड बढ़ रही होती है समय के साथ साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिलरेशन। अगर स्पीड डिक्रीज कर रही होती है समय के साथ साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। मतलब क्या कि स्पीड को अगर कांस्टेंट नहीं रखना है तो दो तरीके से रख सकते हैं, या तो स्पीड बढ़ाते जाओ या फिर स्पीड घटाते जाओ। तो स्पीड जिस स्पीड अगर बढ़ रही है वक्त के साथ साथ तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि एसिलरेशन हो रहा है।
और अगर स्पीड घट रही है वक्त के साथ साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन बोल लो या फिर रिटार्डेशन का दूसरा नाम है डिसेलरेशन बोल लो। तो अगर कभी भी रिटार्डेशन फाइंड करना हो तो क्या करो, सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड करो और उसके आगे क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो, तो बस आपको रिटार्डेशन मिल जाता है। तो कभी भी रिटार्डेशन और डिसेलरेशन में कंफ्यूज मत होना, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन दोनों सेम टर्म है। देखो रिटार्डेशन को ही बोलते हैं डिसेलरेशन। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई बात। अब देखो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है। मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। वैसे ही एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है वो टाइम इंटरवल के लिए डिसाइड किया जाता है, टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। मतलब क्या कि मान लो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड की हम लोग बात करें, तो अगर मैं पूछूं कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बता उस बॉडी की एक्सीलरेशन कितनी है, तो आप बोलोगे कि एक्सीलरेशन टर्म हम सही यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक उसकी एक्सीलरेशन कितनी है, तो मैं आपसे गलत पूछ रहा हूं, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड एक टाइम इंटरवल हो गया। इसमें टोटल कितना 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा वो मुझे बता। समझ में आई बात? ये कैसे फाइंड करेंगे सर, मुझे बताओ। मान लो मान लो अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है और टाइम t1 पर उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 वेक्टर है, और टाइम t2 पे उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 वेक्टर है। याद रखना v2 वेक्टर क्या, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है ये, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर सब कुछ लिखते जाना। t1 t2 क्या है, t1 और t2 है तुम्हारे पास टाइम, सपोज करो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे तुम्हारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे ये वेलोसिटी वेक्टर दिया है। तब एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाई t2 माइनस t1। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर, और यहाँ पे ए भी लिखा है मतलब कि एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है। क्या लिखेंगे, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, t2 माइनस t1 लगेगा। आई बात समझ में? हाँ सर आई बात समझ में। तो ये तो सर हो गया कॉन्सेप्ट्स। अब थोड़ा मुझे ये समझा दो सर कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस बार। चलो बहुत बारीकी से समझना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है चलो इस क्वेश्चन को पहले समझ लो भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत सुंदर क्वेश्चन। A particle is moving at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। इतना तो पता होगा, नहीं पता है तो लिख लेना। ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन की ओर। चलो डायरेक्शन दिया है मतलब कि वेलोसिटी भी आपका दिया है, क्योंकि डायरेक्शन भी दिया है, स्पीड भी दिया है, मतलब तुम्हारे पास क्या हुआ, मैग्नीट्यूड के साथ आपने डायरेक्शन बता दिया, मतलब आपको वेलोसिटी गिवन है। तो इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया है, मान लेते हैं v1 वेक्टर। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड आपको गिवन है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद ये ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा ही रहा था, तो 10 सेकेंड के बाद क्या हुआ, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एंड बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। आप बोलोगे सर पहले भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और बाद में भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, सर वेलोसिटी कैसे बदल गई? अरे भाई वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी बताना और डायरेक्शन भी बताना, दोनों में से कोई भी एक चीज बदल गई तो वेलोसिटी भी तो बदल गया। तो आपने देखो यहाँ पे डायरेक्शन बदल दिया, अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगा। वो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मूव करने लगा तो नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, इधर है। देखो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगा। एरो जिधर होगा उधर मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मैंने वेक्टर्स में आपको बताया था। ठीक है, तो अब नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर लिया, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर v2 हो गया। ये बदल चुका है, क्यों, क्योंकि आपने इसका डायरेक्शन बदल दिया है, लेकिन अभी भी इसकी मैग्नीट्यूड सेम। आपसे बोला है एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। देखो टाइम इंटरवल की बात हुई, तो टाइम इंटरवल की बात हुई तो हमेशा आपसे एक्सीलरेशन नहीं एवरेज एक्सीलरेशन ही पूछेगा। तो सर ने बताया था कि जो एवरेज एक्सीलरेशन होता है
वो क्या होता है, v2 वेक्टर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब t2 माइनस t1। यहां से t1 तो दिया नहीं है, मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 सेकंड पे वो स्टार्ट किया है, और कितने सेकंड बाद उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की, 10 सेकंड बाद, मतलब t इक्वल टू 10 सेकंड। ये t1 हो गया, ये t2 हो गया। ठीक है, t1 नहीं दिया हो तो हमेशा इसको 0 सेकंड मान लेना। ठीक है, अब ये वेक्टर है भाई, ये नहीं कि 5 माइनस 5 कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां समझ में आएगा तुमको कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। हमको t2 माइनस t1 की वैल्यू तो मिल गई 10 माइनस 0। ठीक है, चलो मतलब 10। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हो कैसे होगा हमको पता करते हैं, चलो ठीक। ठीक है, चलो पता करते हैं, चलो पता करते हैं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। देखो, अगर मैं मान लूं कि ये डायरेक्शन तुम्हारा x डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन तुम्हारा y डायरेक्शन है, क्यों मानना पड़ रहा है, इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि तुम एक्सेलरेशन के साथ डील कर रहे हो। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी से डील करोगे तो हमको हमेशा क्या करना होगा, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना ही होगा, डायरेक्शन का ध्यान रखना ही होगा। ये एक्स डायरेक्शन है और मान लो ये तुम्हारे पास वाई डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आती है सर। अगर इस 5 को तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैंने लिखना सिखाया था वेक्टर्स में, ये एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है देखो, और ये वाई एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। तो इधर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इधर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जे कैप होता है ना। तो इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाना है v1 वेक्टर को, तो क्या कर दो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 आई कैप। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 जे कैप। ठीक है, बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। ये कितना हो जाएगा देखो, 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप, और t2 माइनस t1 की वैल्यू 10। तुमसे मैग्नीट्यूड अगर पूछ दे, ये तो एवरेज एक्सीलरेशन होगा वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इधर लगाओगे ये, इधर भी लगाओगे डंडा, इधर डंडा लगाओगे, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, निकालना सिखाया था, कितना होगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 10। ये तुम्हारे पास कितना हुआ, अंडर रूट 25 प्लस 25 मतलब 50 बाई 10। ये तुम्हारे पास कितना हुआ भाई साहब, ये हुआ 25 इंटू 2 बाई 10। 25 क्या है, 25 है 5 का होल स्क्वायर, तो ये एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 5 रूट 2 बाई 10। कट्टम कुट्टम करो भाई, ये हुआ 2, ये कितने बार में जाएगा, रूट 2 बार में, तो ये हो गया 1 बाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपसे बोल दे वेक्टर के फॉर्म में बताओ तो ये होगा आंसर, और मैग्नीट्यूड बस पूछे तो ये होगा। आई बात समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। अगर ये कॉन्सेप्ट भूल चुके हो वेक्टर में चेंज करना, तो नोट्स पलट के देख लेना। समझ में आई बात, हाँ सर बात समझ में आ गई। अब कोई बच्चा चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता है, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। आई कैप जे कैप मान लो उसको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो देखो कैसे वो सॉल्व कर सकता है। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है, आपको देखना है। तो देखो ये है तुम्हारा v2 वेक्टर, और ये है तुम्हारे पास v1 वेक्टर। तुमको v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अब मैंने आपको सिखाया था। तुमको माइनस v1 वेक्टर चाहिए, तो माइनस v1 वेक्टर कैसे मिलेगा, ये है तुम्हारा v1 वेक्टर का डायरेक्शन, तो आप क्या कर दो, इसका डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट कर दो, जस्ट ऑपोजिट कर दो, मतलब ऐसे कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस v1 वेक्टर बन जाएगा। दिखाया था ना मैंने कैसे निगेटिव ऑफ ए वेक्टर फाइंड करते हैं। हमको ये डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे, जस्ट रिवर्स कर दोगे, तो माइनस v1 वेक्टर मिल जाएगा। मतलब ये v2 वेक्टर है और ये हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये सेम पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा, इसका रिजल्टेंट यहां जाएगा। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट क्या होता है जरा बताना, तो इसका रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे भाई दो वेक्टर होते थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता था, आर वेक्टर, और उसको क्या लिखते थे हम लोग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप इसको भी लिखोगे ना, इसको क्या लिखोगे, माइनस v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। तो ये तुम्हारा अल्टीमेटली क्या आ गया, ये आया तुम्हारा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। यही तो आपको फाइंड करना था भाई साहब, यही तो फाइंड करना था। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करोगे, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री एंगल है, देख लो क्या है 90 डिग्री, इस सबके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है।
90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करोगे जरा मुझे बताना। आप लिखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 स्क्वायर, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, इसका मैग्नीट्यूड देखो 5 मीटर पर सेकंड, प्लस 2 इंटू ए मतलब 5 इंटू बी मतलब 5 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास कितना, इसको सोल्व करो, ये अंडर रूट 50 आएगा। देखो जो अंडर रूट 50 आपको यहाँ पे मिल रहा था वो आपको डायरेक्ट यहाँ मिल गया, तो ये तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया, यहाँ पे रख दो मैग्नीट्यूड, और बाई 10 बाई टोटल टाइम टेकन, तो वो आपको रखना ही है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आई बात समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। अगर मैं आपसे डायरेक्शन बोल दूं तो बताओ कि एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा ना, तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या आएगा, देखो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये आएगा, ये आएगा एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि बताओ ये अगर इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल थीटा कितना होगा, देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है कि नहीं, देखो 90 डिग्री एंगल है कि नहीं, तो याद करो जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो मैं बताया था कि अगर ये ax है और तुम्हारे पास ay है और उससे मिलके कोई वेक्टर बन रहा है और इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास ay बाई ax होता है, बताया था ना, याद करो। वैसे यहां पर देखो ये v1 वेक्टर है, माइनस v1 वेक्टर है, और ये है तुम्हारे पास v2 वेक्टर, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये तो 5 ही है, मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये 5 ही है, ठीक है ना। ये तुम्हारा रिजल्टेंट है और ये तुम्हारे पास थीटा है, तो अगर मैं tan थीटा इक्वल टू ay बाई ax लगाऊं, मतलब इस साइड कंपोनेंट और इस साइड कंपोनेंट अगर दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax, मतलब दिस बाई दिस, 5 बाई 5 लिख दूंगा, तो कट्टम कुट्टम हो गया, 1 हो गया, tan थीटा 1 आया, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर होती है भाई साहब, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री हो गई, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन v2 वेक्टर के साथ 45 डिग्री बनाते हुए होगा, ठीक है। इसका एक स्पेशल नाम भी होता है, देखो क्या नाम होता है। अगर मान लो ये पूरा 90 डिग्री है, ये 45 हुआ और ये 45 हुआ, अगर ये 45 हुआ ये 45 हुआ, अगर ये 45 हुआ ये 45 हुआ, अगर ये 45 हुआ ये 45 हुआ, मतलब ये 45 डिग्री हुआ और ये भी 45 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ, तो इन डायरेक्शन का भी स्पेशल नाम हो जाता है। इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ वेस्ट के बीच में आया तो ये हुआ नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट और साउथ के बीच में आया तो ये हुआ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट लिखो या फिर वेस्ट साउथ लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ये साउथ और ईस्ट के बीच में आया तो ये हुआ साउथ ईस्ट। कंडीशन क्या है कि ये डिग्री 45 होना, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 45 45 होना चाहिए, तो ये जो डायरेक्शन आया है वो देखो 45 डिग्री पे ही आया है, ये तुम्हारा डायरेक्शन क्या था, ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा था, बाद में किधर चला गया, नॉर्थ की तरफ चला गया, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच है देखो 45 डिग्री पे, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ और ईस्ट है, ईस्ट इस डायरेक्शन में था ना, लेकिन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर फाइंड करते समय आप क्या किए कि आप इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, तो ये डायरेक्शन तुम्हारा क्या था, वेस्ट था, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, देखो ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में तुम्हारा एवरेज एक्सीलरेशन होगा। आई बात समझ में, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने के लिए था, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, डरना नहीं है भाई, अल्टीमेट मोटिव ये है कि डरना नहीं है, डर जाओगे तो भाई कोई नहीं सिखा पाएगा, विश्वास रखो, कोई बात नहीं सर, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, 4 बार देखूंगा सर, 4 बार देखूंगी सर, सीखूंगी मैं, आपने जो जो एक एक पॉइंट बताया नोट करूंगी मैं कॉपी में, नहीं पता है तो उसको सीखने की कोशिश करूंगा, नहीं पता है तो दोबारा देखूंगा और सीख जाऊंगा सर, सीख जाओगे पक्का, जीत जाओगे, खुद पे भरोसा रखो, डरना नहीं है क्वेश्चन से, सीख रहे हो, ठीक है, मेहनत करते रहो। चलो अब एक क्वेश्चन लेता हूं और, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाओ पॉज करके, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, टफ क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। चलो
अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, व्हील कैसा होता है? सर्कुलर होता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये भाई। ऑफ रेडियस 1 मीटर, इसका रेडियस कितना है? 1 मीटर है व्हील का। इसका सेंटर मान लेते हैं ये। रॉल्स फॉरवर्ड, रॉड मतलब कि वो घूम के आगे गया, ठीक है ना। फॉरवर्ड मतलब कितना घूमा? हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन ए हॉरिजेंटल ग्राउंड, मतलब कि वो एक व्हील है तुम्हारे पास, इसको तुम घुमाए हाफ अ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई साहब, तुमको समझा देता हूं कि अगर कोई पॉइंट ये है तो ये घूम करके टॉप मोस्ट पे आ जाए तो ये कहलाता है तुम्हारा हाफ रेवोल्यूशन। ये कहलाता है हाफ रेवोल्यूशन, इतना पूरा। तो भाई व्हील अगर ऐसे गोला घूम रहा है तो वो घूम करके आगे गया है, लिखा है देखो रॉल्स फॉरवर्ड, तो घूम करके आगे गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मान लो घूम कर यहां पर आ गया, कितना घूम के आया है? हाफ रेवोल्यूशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। कौन से पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है? जो कि पहले ग्राउंड के कांटेक्ट में था। देखो ग्राउंड के कांटेक्ट में कौन सा पॉइंट था? ये था। तो इस पॉइंट को मान लेता हूं ए। घूमा, आगे गया, देखो क्वेश्चन को रॉस फॉरवर्ड लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है कितना घूमा? हाफ अ रेवोल्यूशन घूमा। तो अगर आधा रेवोल्यूशन घूम गया और सर ने बता दिया कि हाफ अ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि घूम करके ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पर आ जाएगा। तो जब भाई जो व्हील है वो आगे गया है, देखो रोल्स फॉरवर्ड गया है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो घूम करके कहां चल जाएगा? यहां चल जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। अभी डायरेक्शन को मत देख लेना भाई, डायरेक्शन ये है तुम्हारा, ठीक है ना। घूम करके यहाँ पे मतलब क्या हुआ? देखो ये घूम करके, अरे भाई हाफ रिवोल्यूशन इसको बोल लो या फिर हाफ रिवोल्यूशन इसको बोल लो। हाफ रिवोल्यूशन मतलब क्या? आधा सर्किल वो घूम गया। ठीक है, तुमसे क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट, यही पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, जो कांटेक्ट में था और हाफ रिवोल्यूशन मूव करके आगे बढ़ गया, तो तुमको बताना है कि भाई इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर ने बताया था कि इस पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो एक स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से। चलो स्ट्रेट लाइन से क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। सर इसका कैसे फाइंड करें? हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो इसका रेडियस अगर आर है इस सर्किल का, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, देखो ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये सेंटर है तुम्हारा, तो ये आर है और ये आर है, तो ये पूरा 2r होगा। हाँ सर, बात समझ में आती है। अब ये जो लाइन है इस सर्किल पे टेंजेंट है, तो अगर कोई भी लाइन किसी सर्किल के टेंजेंट पे होती है, तो अगर सेंटर पे से कोई लाइन वहां पे ड्रॉ करते हो तो उस पे वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्लास 9 10th में पढ़े होंगे। कहने का मतलब क्या? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है, और अगर उसको टच करती है, देखो ये एक पॉइंट पे टच करते हुए रहा है, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। लिखते जाना अगर कुछ नहीं पता है तो, ठीक है ना। और अगर सेंटर से एक लाइन तुम ज्वाइन करो इस पॉइंट पे, तो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। लिख लेना भाई, ठीक है। चलो तो ये 90 डिग्री एंगल हुआ। सर हमको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है सर, ये 90 डिग्री, और इस सर हमको ये दिख रहा है पूरा, इसको हम ज्वाइन कर दे तो हमको ये मिल गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर ये 2r मिल गया, ये डिस्टेंस मिल जाए तो सर मजा आ जाए सर, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हम लोग निकाल देंगे। ठीक है सर, ये डिस्टेंस मिल जाए तो मजा आ जाए। अब थोड़ा सा अच्छे से सोचना, ये वाला पॉइंट ऊपर यहां पे कब आया होगा? जब बताओ, जब आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए होगे तो। अरे भाई साहब, अगर ये व्हील ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो घूम के वो यहां पर आ गया, ठीक है, और इस पॉइंट को तुमको ए डैश यहां पे पहुंचाना, ऊपर पहुंचाना है, तो तुमको ये वाला लेंथ कवर करना होगा ना, ये वाला लेंथ तुमको कवर करना होगा, तभी तो तुम यहां पहुंचोगे। इसका मतलब कि जो आप लेंथ कवर कर रहे हो वो इसके बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा कोशिश करो सोचने का, क्योंकि तुमको यहां पे पहुंचना है तो तुमको ये वाला लेंथ कवर करना होगा, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ कवर किए हो तभी आप यहां पे पहुंचे हो, और ये वाला लेंथ कवर किए हो यहीं पे यहां पे पहुंचे हो, और यही लेंथ कवर करने के बाद अब यहां से यहां पे आ रहे हो, और यहां पे भी वो सेम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो आप यहां से यहां पहुंचोगे। बात आई समझ में? मतलब कि इस पॉइंट ए को ए डैश पे लाना, देखो यहां पे लाना, आधा सर्किल घूम रहा है,
आधा सर्किल घूमना है, और घूमोगे तभी यहाँ पहुंचोगे। जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है वो हाफ सर्किल के हाफ रेवोल्यूशन के इक्वल होना चाहिए। तो हाफ रेवोल्यूशन कितना होता है, हाफ सर्किल का लेंथ कितना होता है, अभी अभी मैंने सिखाया था पाई आर होता है। तो ये लेंथ कितना हो गया, पाई आर लेंथ हो गया, क्योंकि उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना ही पड़ेगा हाफ रेवोल्यूशन करने के लिए, तभी जाकर ये पॉइंट जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ पाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट को x मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर दिया है 1 मीटर, 1 रख दो, ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सॉरी ये 2r है, 2r, आर प्लस आर, ये 2r है, सॉरी यहाँ 2r लिख लेना, ये 2r का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो r1 रखोगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 4 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन बनाओ, लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। सीखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव। सीखो और आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी उड़ा पाओगे क्वेश्चन भाई, तभी उड़ा पाओगे। ठीक है, चलो ये बनाओ, चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाओ, बस काफी है, उतना बना लोगे, उतना ही बना लोगे तो बहुत है भाई, उतना ही पहले बना लो ना, मजा आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी से करो। इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को हम लोग पहले मान लेते हैं कितना, x है, उसका 2/5 डिस्टेंस मान लेते हैं, 2/5 डिस्टेंस तुम्हारा इतना है मान लेते हैं। तो 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस मतलब x, वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v1 स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। और 3/5 डिस्टेंस को मतलब 3/5x डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v2 से। तुमको एवरेज स्पीड बतानी है, बस इतना टफ क्वेश्चन अभी उड़ा दिए, तो ये तो क्वेश्चन तुरंत उड़ा दोगे। पॉज करो वीडियो को, तुरंत बनाओ आंसर। आ गया आंसर, सर हम तो आपसे पहले बना दिए सर, एकदम झमाझम मजा आ गया सर आपके लेक्चर में। सर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लिखो, टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, x है, टोटल डिस्टेंस कितना मैंने माना, x को माना है। टोटल डिस्टेंस बाई सर टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे सर, स्पीड कांस्टेंट है और ए बी और सी को पॉइंट मान लो। तो ए बी पार्ट के लिए मैं लिखूं तो टोटल डिस्टेंस, सर इस पार्ट के लिए मैं लिखूं, ए बी के लिए लिखूं तो 2/5x डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड v1 इनटू टाइम, टाइम ए बी वाले पार्ट में मैं लिख रहा हूं। ये तुम्हारे पास कितना हो गया, टी ए बी इज इक्वल टू 2/5v1 इंटू एक्स। ठीक है सर, बीसी पार्ट के लिए मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, डिस्टेंस 3x/5 इज इक्वल टू स्पीड मतलब v2 इंटू टाइम, तो t इन बीसी, टाइम टेकन इन बीसी पार्ट। ठीक है ना, तो टोटल टाइम कितना होगा, टी ए बी प्लस टी बी सी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मजा आ जाएगा। तो टी बी सी निकाल लो, डी बी सी तुम्हारे पास कितना हो गया, 3x/5v2। तो टोटल टाइम क्या हुआ, ये टाइम और ये टाइम यहाँ पे लिख दो भाई, टोटल टाइम होता है ना एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में। ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 2x/5v1 प्लस 3x/5v2। आई बात समझ में, x कॉमन निकालो और कट्टम कुट्टम कर दो भाई। ठीक है, अब देखो 1/LCM लो तो LCM क्या आ जाएगा, 5v1v2 LCM आ जाएगा तुम्हारे पास। और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2v2 प्लस 3v1, ये ऊपर चल जाएगा तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5v1v2 बाई 3v1 प्लस 2v2। ऑप्शन देखो टुकुर टुकुर आंखों से, ऑप्शन डी।